Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of March 2022. 13 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। वीडियो लाइक करना ना भूलें, जैसे ही वीडियो खुलता है उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए ना, दैट इज़ वन थिंग। एंड कमेंट एक्स्ट्रा बोनस रहेगा हमारे लिए कि अगर आप कुछ कमेंट कर सकें, सो दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम योर साइड। एंड जिनको भी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस। पहला सवाल है, द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल द मोस्ट इज। इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे अधिक अफेक्ट करता है रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन? ऑप्शंस है स्लोप ऑफ द सॉइल, दूसरा है मिनरल्स इन द सॉइल, तीसरा है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेंट रॉक। इनमें से सबसे अधिक ज़्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स कौन सा है ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए? ठीक है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एलुवियल सॉइल्स कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज सॉइल्स आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड पल्सेस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग द फुदल्स ऑफ हिमालयाज। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 मीटर्स। तो आपको बताना है कि सीएम सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स, मीटर्स तो कहाँ से होगा, सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ये स्टेटमेंट किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। फर्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या चौथा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इनमें से किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप एक एक करके आंसर्स बताइएगा। लेट मी टेल यू द आंसर्स फर्स्ट। पहले मैं आपको आंसर बता दूं, उसके बाद आप अपनी मतलब मुझे बताइएगा कि कितने आपने सही किए। जिनको आंसर करना है पॉज करके आप आंसर करिए और बताइए कितने सही किए। पहला सवाल मैंने पूछा था फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? सिंपल सी बात है, फैक्टर देखो सारे ही हैं, लेकिन फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या स्टेटस है, ये सबसे अधिक इफेक्ट करता है ह्यूमस के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बनता है किससे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? प्लांट, एनिमल्स, जो माइक्रोबियल मटेरियल है यही सब आएगा, लिविंग डेड। तो इस कारण से इसके ऊपर सबसे अधिक डिपेंडेंट रहता है। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि एल्यूवियल सॉइल्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि एल्यूवियल सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है ना, तो एल्यूवियल सॉइल में ये थोड़ा सा मतलब प्रपोर्शन सही होता है। ठीक है, दे कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है ना, अंदर दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्चुअली में एल्यूवियल सॉइल इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग शुगर केन, पैडी, वीट एंड पल्स क्रॉप सीरियल्स। है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल्स में शुगर केन, पल्सेज और ये सब ग्रो कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट फिर सही है कि पेनिनसुलर रीजन में वो डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, दे आर फाउंड अलॉन्ग दैट रीजन। तो इस कारण से तीसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। तो 1 and 3 विल बी द आंसर। तीसरा सवाल जो था, अब ये क्वेश्चन तो आपको वैसे पहले स्टेटमेंट सही हो जाता है कि दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, है ना, कि कौन से हैं। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है ना, ट्रॉपिकल डिसीडुअस सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। रेनफॉल इसको 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में लगती है एंड ये वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फुदल्स ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट के। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं और मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर इंडिया टू कीप अ रिलेशनशिप विद रशिया डिस्पाइट इट्स लेटेस्ट एडवेंचर्स। रशिया ने जो भी लेटेस्ट एडवेंचर्स किए हैं इसके उपरांत भी हमको रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। क्या उसके रीजंस है एंड व्हाट कैन बी इट्स फ्यूचर कंसिक्वेंसेस, यानी कि इस फ्यूचर में इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आपको बताना है। ठीक है ना, तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर्स एंड कुछ पॉइंट्स आप देने की कोशिश करेंगे।
आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो संथाली कम्युनिटी जो है उड़ीसा एंड झारखंड की, दे आर चेंजिंग देयर वेज ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशनल सोहराई मूरल्स। तो सोहराई मूरल्स को चेंज करने के लिए बेसिकली, तो सोहराई मूरल्स को अब मॉडर्न करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सोहराई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैटल फेस्टिवल। इसको कैटल फेस्टिवल भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द हार्वेस्ट एंड कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वैसे में सोहराई जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद होता है, आफ्टर द हार्वेस्ट के बाद होता है एंड कोइंसाइड्स करता है किसके साथ, फेस्टिवल ऑफ दिवाली के साथ, ठीक है ना। और सेलिब्रेटेड बाय प्रजापति, संथाल, मुंडा एंड ओराओं कम्युनिटीज़ जो है, अलग अलग कम्युनिटीज़ वो सेलिब्रेट करती है। सोहराई आर्ट फॉर्म भी है, सोहराई पेंटिंग्स होती है, इंडिजिनस आर्ट फॉर्म होती है, जो कि ट्राइबल वुमेन्स जो है हजारीबाग रीजन की, आपके झारखंड वाले रीजन में, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। सोहराई पेंटिंग कहते हैं इसको, सोहराई आर्ट फॉर्म। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड का है, वहाँ पे वहाँ की फीमेल वुमेन्स, ट्राइबल वुमेन्स वो करती हैं। द पेंटिंग्स आर डन ऑन मड वॉल्स टू वेलकम द हार्वेस्ट एंड टू सेलिब्रेट द कैटल, है ना। तो याद रखिएगा, इसको बेसिकली किया जाता है टू वेलकम द हार्वेस्ट एंड टू सेलिब्रेट द कैटल। द वुमेन क्लीन देयर हाउसेज एंड डेकोरेट देयर वॉल्स विद म्यूरल्स ऑफ सोहराई आर्ट्स। ये जैसे फिंगर के जो नेल टिप्स होते हैं ना, वहाँ से उसको बनाया जाता है। बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर बनती है ये फोटोज़, और ये बेसिकली नेल के टिप से बनाती हैं फीमेल वहाँ की। बहुत पुरानी है, इट हैज़ कंटिन्यूड सिंस 10,000 to 4,000 BC। इट इज़ प्रेवलेंट मोस्टली इन केव्स ओनली एंड आज भी ये बिल्कुल बहुत ही पहले केव्स में थी, अब ये वही म्यूरल्स है। म्यूरल यानी वैसे ही वॉल पेंटिंग होती है ना, जैसे उसी तरीके से म्यूरल्स को कहते हैं। सोहराई आर्ट फॉर्म के की फीचर्स हैं कि इट कैन बी मोनोक्रोमैटिक और कलरफुल। मोनोक्रोमैटिक भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है ना। और वॉल को पहले एक वाइट मड की लेयर लगती है, फिर उसके बाद, है ना, जब उसको गीली रहती है, लेयर सूखने नहीं दी जाती, उसी से हम उनको फिंगर टिप से उसको बनाते हैं, ठीक है ना। एंड देयर डिज़ाइंस रेंज फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू वेरियस अदर नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइंस। तो फ्लावर्स, फ्रूट्स, नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिकली बनाई जा सकती हैं इसमें। और बाकी ये तो अब एक चीज़ आपको पता ही होगा कि सोहराई खोवर नाम की पेंटिंग को GI टैग दिया गया था ना, 2020 की बात है। अगर आपको याद नहीं है, मैंने ही न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ाया भी था आपको, तो आपके पास सर्च कर लीजिएगा। आई थिंक 2020 में सोहराई खोवर को झारखंड के लिए ही वो GI टैग भी दिया गया था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। संडे का दिन होता है, वैसे पेपर में न्यूज़ अच्छी आती है ना, ऐसा नहीं आता कि बहुत अच्छे न्यूज़ आई हैं आज। तो सबसे पहले आया है जेनेवा कन्वेंशन एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो, जेनेवा कन्वेंशन वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कल भी मैंने आपको एक जेनेवा कन्वेंशन बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए बताया था, 1925 का, 1925 का जेनेवा कन्वेंशन। ये जो जेनेवा कन्वेंशन है, ये है 1949 का जेनेवा कन्वेंशन। इसके अंतर्गत 4 कन्वेंशन है, देयर आर 4 कन्वेंशन अंडर दिस जेनेवा कन्वेंशन एंड ये 1949 का है, जिसमें कि जो कॉम्बेटेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन किए गए थे, ठीक है ना। तो जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1945 आर 4 ट्रीटीज, दे आर 4 सेट ऑफ ट्रीटीज विच वॉज फॉर्मलाइज इन 1949। इसके अलावा इसमें 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स में, तो 4 ट्रीटीज और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं विच कोडिफाई द वाइडली एक्सेप्टेड एथिकल एंड लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसिकली एथिकल एंड लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने की बात करते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ दोज इम्पैक्टेड बाय अ वॉर। मतलब कि ऐसे लोग जो कि वॉर में जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल ट्रीटमेंट हो, बेसिकली उसके लिए जिनेवा कन्वेंशन को लाया गया था। याद रखेगा, जिनेवा कन्वेंशन 1949 4 ट्रीटीज का सेट है, 4 ट्रीटीज का सेट है विच वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1949। इसके अलावा 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कोडिफाई करते हैं एथिकल एंड लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ दोज इम्पैक्टेड बाय वॉर। मतलब कि ऐसे लोग जिनके ऊपर वॉर का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लिए उनका एथिकल ट्रीटमेंट हो, उनका बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट हो, है ना। सो फॉर दैट रीजन इट वॉज ब्रॉट, है ना। अब
जो फोकस है कन्वेंशन का, इट इज दैट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कॉम्बेटेंट्स एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो लड़ नहीं रहे हैं, और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, मतलब कि जो लड़ते लड़ते एक दूसरे की टेरिटरी में प्रिजनर्स बन गए हैं, तो उनके उनके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये कन्वेंशंस हैं, है ना। ये भी कहता है कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स, उनका यूज़ ना किया जाए, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने इसमें हेग कन्वेंशन, जेनेवा प्रोटोकॉल कल आपको बताया था, जेनेवा प्रोटोकॉल बताया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। एंड हेग कन्वेंशन और जेनेवा प्रोटोकॉल में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का ऑलरेडी आपको कल मैंने बता दिया था। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला जो जेनेवा कन्वेंशन है, फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन, इट प्रोटेक्ट्स द वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट करता है वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स को हु आर ऑन लैंड ड्यूरिंग द वॉर। ये लिखते जाइए, 4 जेनेवा कन्वेंशन है अगर, तो पहला जो जेनेवा कन्वेंशन है वो क्या है, इट इज टू प्रोटेक्ट द वुंडेड एंड द सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है ना, दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा ऐसा है, मतलब कि जो वॉर लड़ रहे हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल यूनिट्स होनी चाहिए, मेडिकल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं ऑलरेडी। सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स द वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल्स एट सी ड्यूरिंग द वॉर। जो पहला था वो लैंड वाले जो फाइटर्स उनके लिए है। सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन जो है, इट प्रोटेक्ट्स द वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल्स एट सी ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है ना, एंड दिस कन्वेंशन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द हॉस्पिटल, शिप्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट्स बाय शिप, ये सारे उनमें कवर्ड रहते हैं। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो है, इट अप्लाइज टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन सच एज ह्यूमेन ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस एंड इक्वालिटी अक्रॉस प्रिजनर्स, कंडीशंस ऑफ कैप्टिविटी, क्वेश्चनिंग एंड इवैक्यूएशन ऑफ प्रिजनर्स, ट्रांजिट कैंप्स, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, हाइजीन एक्सेट्रा। तीसरा जो जेनीवा कन्वेंशन है, थर्ड जेनीवा कन्वेंशन जो है, इट अप्लाइज टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपको पता है क्या किसे बोलते हैं? जैसे मान लो 2 कंट्रीज वॉर लड़ रही है, सपोज करो कि 2 कंट्रीज एक्स और वाई वॉर लड़ रही हैं। एक्स के कुछ सोल्जर्स वाई ने पकड़ लिए, वाई के कुछ सोल्जर्स एक्स ने पकड़ लिए। ये जो सोल्जर्स पकड़े गए एक दूसरे के द्वारा, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहलाते हैं। ठीक है ना, दीज आर नोन एज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है ना, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो थर्ड जेनीवा कन्वेंशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट अप्लाइज टू, जो अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर उसमें अप्लाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। ठीक है ना, तो फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन इज एक्चुअली ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में है या किसी भी टेरिटरी में है। तो याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी यूक्रेन और रशिया वाले वॉर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविलियंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, आपको याद होगा। इनफैक्ट अभी रशिया ने कुछ, जैसे एक हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल था, उसके ऊपर बॉम्बिंग की। मारियोपोल में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था, इसके पहले भी उन्होंने कहीं और जगह भी किया। तो सिविलियंस के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना, उसके रिगार्डिंग जो है वो फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन है, इसको याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि देखो कौन कौन सी कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं। तो जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 196 स्टेट्स ने, जिसमें कि सारे मेंबर्स यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। द 3 प्रोटोकॉल्स हैव बीन रेटिफाइड बाय 174, 169 एंड 79 स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। जो अलग अलग 3 प्रोटोकॉल्स हैं उनको किसी को 174, किसी को 169, किसी को 79 स्टेट्स ने साइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे 1949 में मैंने आपको बताया कि ये 1949 में आपका जेनेवा कन्वेंशन आया था। ठीक है ना, जैसे 1949 में आपका जेनेवा कन्वेंशन आया था ना, वैसे ही आपका 1977 में 2 प्रोटोकॉल्स आए थे। 1977 में 2 प्रोटोकॉल्स आए थे। एक को बोलते हैं प्रोटोकॉल 1 बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं प्रोटोकॉल 2। तो याद रखिएगा। और तीसरा जो जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल था वो 2005 में आया था। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल केम इन 2005। ठीक है ना, तो जैसा कि पहला जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है, जैसे अभी हमने 4 आपको जेनेवा कन्वेंशन तो बता दिए कि भैया लैंड हो गया, सी मिलिट्री हो गया, सी हो गया, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, सिविलियंस हो गया। वैसे ही जो प्रोटोकॉल 1 है, प्रोटोकॉल 1 बेसिकली 1977 में आया था, एंड इट इज टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जब है तो वो प्रोटोकॉल 1 के अंतर्गत आएगा। अगर इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है तो वो प्रोटोकॉल 1 के अंतर्गत आएगा। अगर वो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो फिर आपका प्रोटोकॉल 2 के अंतर्गत आएगा। और अगर 2003 में जो आया तो वो थर्ड था, विच वॉज क्रिएटिंग एन एडिशनल एम्बलम द रेड क्रिस्टल,
याद रखिएगा इसमें रेड क्रिस्टल यूज़ किया गया था, जैसे कि रेड क्रॉस करते हैं ना, वैसे द रेड क्रिस्टल जिसका कि सेम स्टेटस है रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट एम्बलम जैसा। तो ये थर्ड एडिशनल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था जिसमें कि एक एम्बलम क्रिएट किया गया था रेड क्रिस्टल। तो याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, याद रखिएगा 2005 में थर्ड वाला आया था, ठीक है ना। तो दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे याद रखिएगा द 4 कन्वेंशन है, फर्स्ट 2 प्रोटोकॉल्स ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन वर रेटिफाइड बाय द सोवियत यूनियन। याद रखिएगा जो फर्स्ट 2 हैं दे वर रेटिफाइड बाय द सोवियत यूनियन। जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके पहले 2 तो यूएसएसआर ने किए थे, इसलिए रशिया ये कह सकता है कि भैया जब यूएसएसआर ने किए थे तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वी डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रशिया ने पहले ही कुछ ऐसे रूट्स ओपन रखे हैं जिसमें वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग, और वो जेनेवा कन्वेंशन को मतलब कि इस तरीके से उन्होंने किया हुआ है कि वो अगर चाहें तो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। दैट इज द थिंग विच इज़ देयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि जो ये कई जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से रशिया ने सिविलियंस के ऊपर अट्रॉसिटी की है। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग करना, है ना, लीथल वेपन्स का यूज़ करना, लीथल फायरिंग का यूज़ करना सिविलियंस के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, हाउसेस के ऊपर, अपार्टमेंट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं सिविलियंस के ऊपर वॉर क्राइम्स के रूप में आती हैं। ऐसे में ये आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन मांगता है, एक सिंगल इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। दिस इज एज पर दैट द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जनेवा कन्वेंशन लेकिन रिसेंटली क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, तो ऑथर ने कहा कि देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी रूलिंग्स को मान नहीं रहे, है ना, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द रूलिंग। एंड 70th एनिवर्सरी है कन्वेंशन की, जब 2019 में थी, तो ब्लेटेंट डिसरिगार्ड कहा गया था कि देयर हैज़ बीन अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर सिविलियन प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रशिया के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आनी चाहिए वो लाई जाए और उसको अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर सेटअप की जाए। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना, दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बेसिकली वो 4 कन्वेंशंस और 3 प्रोटोकॉल जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली न्यूज़ है यहाँ पे नासा के परसीवरेंस रोवर की। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली में मार्च 2020 जो था एक मिशन था, मार्स रोवर मिशन जो था, नासा का मिशन था, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत एक रोवर था जिसका नाम था परसीवरेंस, एक स्मॉल रोबोटिक कोएक्सियल हेलीकॉप्टर था जिसका नाम था इंजेन्युटी। याद रखिएगा मार्स जो मिशन था 2020 वाला, वो नासा का मिशन है, उसके अंदर एक रोवर है जिसका नाम है परसीवरेंस रोवर, और एक उसमें हेलीकॉप्टर भी है जिसका नाम है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। फोटोग्राफ का आपको न्यूज़ याद होगा जिसमें फोटोग्राफ लिया गया था इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम अर्थ ऑन एन एटलस 5 लॉन्च व्हीकल, एटलस 5 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था और इसका टचडाउन कंफर्म किया गया था 18 फरवरी 2021 को। एंड इसकी जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम ऑक्टेविया ई बटलर लैंडिंग रखा गया है। द लैंडिंग साइट फॉर दिस वॉज नेम्ड एज ऑक्टेविया ई बटलर लैंडिंग। याद रखिए ऑक्टेविया ई बटलर लैंडिंग इसका नाम रखा गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज़ है ऑक्टोपस का एक प्रीमॉर्डियल वो फॉसिल जो था उसके बारे में बताया गया कि जो फॉसिल मिला है सेंट्रल मोंटाना में, इट इज़ नोन रिलेटिवली फॉर टुडेज ऑक्टोपस। कहते हैं कि ये आज के ऑक्टोपस का एक पूर्वज रहा होगा। अब अभी के जो ऑक्टोपस आपको मिलेंगे ऑक्टोपस, उसमें नाम से ही ऑक्टोपस का मतलब क्या हुआ कि 8 जिसके हाथ हो, है ना, 8 जिसके हाथ हो। अब ये जो ऑक्टोपस का वंशज ये सॉरी हाँ पूर्वज जो मिला है उसमें 10 हाथ मिले। इट हैज़ गॉट 10 आर्म्स अराउंड इट, 10 हाथ है जिसमें से बाकी के जो 2 हाथ है वो पहले 8 से 2 गुना ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है ना। और मोंटाना आपको पता होना चाहिए कि यूएस स्टेट, इट्स अ यूएस स्टेट, मोंटाना इज़ अ यूएस स्टेट। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो फॉसिल ये मिला है इसका नाम क्या है, सिलिप्सिमोपोडी बाइडेनी। याद रखें सिलिप्सिमोपोडी बाइडेनी इसका नाम रखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन रिलेटिव्स ऑफ टुडेज ऑक्टोपसेस। इट बोस्ट 10 आर्म्स, 10 आर्म्स इसके, सिलिप्सिमोपोडी बाइडेनी। याद रखिए दिस इज द नेम, है ना। एट वॉज अबाउट 3 by 4 इंचेज यानी कि 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग था,
टॉर्पीडो शेप्ड इसकी बॉडी थी, स्क्विड लाइक अपीयरेंस था, एंड इट वाज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू स्क्विड्स दो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो अपीयरेंस था वो स्क्विड लाइक था इसका। इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट नोन क्रिएचर विथ सकर्स, इसके अंदर सकर्स थे, जो कि जैसे मान लो अपने प्रे के ऊपर ये जब रहता होगा तो सकर्स के यूज से है ना जो भी इसको मिनरल्स वाइटामिन लेने हैं वो ले लेता रहा होगा, है ना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन क्रिएचर्स विद सकर्स। सिलिप्सिमोपोडी बाइडेनी इसका नाम याद रखेगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द लीनियज, और इसका जब इवोल्यूशन होता है तो 10 से 8 आर्म्स हो जाते हैं और फिर हमको ऑक्टोपस मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। क्रिस्पार कैस9 का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, जेनिफर डूडना और इमैनुअल चारपेंटियर, इनको दिया गया था नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी इन 2020, 2020 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये आपको पता तो है क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स बोलते हैं इसको। और ये इसमें एक प्रोटीन होता है कैस9 एक प्रोटीन का काम करता है जो कि एक्चुअल में सीजर का काम करता है। जैसे मान लो किसी डीएनए में आपका कोई डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें कोई खराबी है तो उसको काट करके उसकी जगह नया लगाना पड़ेगा, है ना। तो जो काटने का काम वो सीजर का काम कैस9 ही करता है। इट्स अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें आपने कट किया, पेस्ट किया, दूसरा आपने वहाँ पे डीएनए पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सैंक्शंस कुड कॉज स्पेस स्टेशन टू क्रैश, रॉस्कोमॉस। तो रॉस्कोमॉस जो रशियन स्पेस एजेंसी, उसका ये कहना है कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके कारण जो ये आपका स्पेस स्टेशन है वो गिर सकता है। 500 टन का है ये स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि जो ये रशिया की जो एजेंसी है उसका काम क्या है, उसका काम एक्चुअली में है कि इसका अलाइनमेंट प्रॉपर रखना और इसका ऑर्बिट और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही रखना, ठीक है ना। तो ऐसे में जो बेसिकली जो काम है वो किसका है, इन्हीं एजेंसीज का है। बट अब चूंकि सैंक्शन लगा हुआ है इसलिए ये इसका काम कर नहीं पा रहा है, मेंटेनेंस और उसका। इस कारण से उन्होंने कहा कि भैया सैंक्शन आप हटाओ ताकि हम इसको प्रोटेक्ट करें, अदरवाइज 500 टन का स्ट्रक्चर जो लैंड या वाटर में गिरेगा तो भरोसा नहीं कि किसके सर में गिरे, है ना। इन सर्च ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक लाइट, अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी रिसेंटली साइंस ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा करके साइन ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट कॉस्मिक जो डॉन था, जिसको हम बोलते हैं द कॉस्मिक डॉन बोलते हैं, उसके फर्स्ट ऑफ द वेव्स के वो ढूंढ रहे हैं, रेमिनेंट्स ढूंढ रहे हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जब बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, तब कुछ रिवर्बरेशंस हुए थे और उनके कारण एक रेडिएशन निकला था, स्वैथ ऑफ रेडिएशन निकला था, इसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है ना। उसके कारण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड निकला था एट वेरी स्पेसिफिक रीजंस इन दिस स्पेक्ट्रम। current cosmological models of the universe say there is a point where the microwave radiation is a little dim, and these models say is because light from first stars may have made hydrogen extra opaque at specific radio wavelength। तो ये जो reasons है, मतलब कि ऐसे reasons जहाँ पे जो माइक्रोवेव है वो थोड़ा डिम है। और क्यों डिम है, बिकॉज ऐसे जगहों पे जो लाइट फ्रॉम फर्स्ट स्टार जो रही होगी दे मे हैव मेड हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ओपेक, उसने हाइड्रोजन को और ज़्यादा ओपेक बना दिया होगा। एंड यही सब रीजंस ये ढूंढ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में एजेस का यूज़ किया गया। ऑस्ट्रेलिया में एजेस क्या है, एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द ग्लोबल इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन सिग्नेचर, एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द ग्लोबल इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन सिग्नेचर, याद रखिएगा। दिस इज व्हाट एजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मीन्स। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में एजेस का याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द ग्लोबल इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन सिग्नेचर, ठीक है ना। और इंडिया में सारस, ये सारस का नाम याद रखिएगा, सारस 3 का नाम याद रखिएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। सारस का फुल फॉर्म क्या है, शार्पेंड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। शार्पेंड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये जो कॉस्मिक डॉन था उसका जो रेमिनेंट है उसको खोजा जा रहा है, तो आई होप दैट वर्क्स फॉर अस। हेस्टिंग्स गार्डन हाउस इन कोलकाता ब्लूम्स अगेन, तो ये जो घर है ना
ये वॉरेन हेस्टिंग्स का घर है एंड ये बारासात नाम की जगह में कोलकाता में है और एएसआई ने इसको रिस्टोर करने का वो कहा है। और हेस्टिंग्स के आपको पता ही होगा कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल प्रेसिडेंसी का 1772 से 1785 के बीच में, याद रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1772 टू 1785। और आपके लिए एक होमवर्क है कि इसके वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या रिफॉर्म किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, ये सारे आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यू विल टेल मी द रिफॉर्म्स बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। केरला टॉप्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो केरला ने अभी रिसेंटली मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का जो वो निकाला गया है कंट्री वाइज, उसमें टॉप किया है। केरला में सबसे कम है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, 30 है पर अब ये याद रखेगा कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ना वो पर 1 लाख लाइव बर्थ में निकाला जाता है। इट इज़ अंडर इन 1 लाख, 1000 में नहीं 1 लाख में निकाला जाता है। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो है वो 30 है पर 1 लाख। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो SRS होता है उसके अंतर्गत अभी पता लगाया गया कि केरला में सबसे कम है मैटरनल मोर्टेलिटी। अब ये जो SRS है इसको कौन लेकर के आता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको निकालता है। और केरला का MMR जो है पहले से 12 पॉइंट और घटा है, पहले 42 था तो उससे 12 हुआ है, उससे 30 हुआ है। और इसके अलावा नेशनल MMR जो है इस समय एवरेज नेशनल MMR चल रहा है वो 103 चल रहा है, 103 का चल रहा है। और उससे सोचो कि अब यहाँ पे केरला में कितना चल रहा है, 30 चल रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर केरला एज वेल। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें स्पेस इस स्टेट वाइज तो एक्चुअली केरला जो है वो पहुँच रहा है। और केरला का जो रीज़न है इसका क्या है कि इसका रीज़न ये है कि ये केरला बेसिकली टारगेटेड अप्रोच लेकर के चलता है, जिसमें उन्होंने टारगेट किया इस एक एक पॉइंट्स को, है ना। और काफ़ी जैसे कई ग्रुप्स के साथ उन्होंने ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए, जो हेल्थ केयर थी उसके लिए देखा, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए देखा। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पोस्टपार्टम हेमोरेज, सेप्सिस, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इन सबको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, इन सब पे टारगेटेड अप्रोच रखी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और दूसरे स्टेट्स को भी ये बिल्कुल अपनाना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।